हमारे साथ साथ आप भी किया करें। आंखें बंद करें, मन को खाली करें। जब मन खाली होता है तो परमात्मा आता है, नहीं तो मन में बहुत सारी बातें भरी रहती है तो भागता रहता है वो। भगवान सूर्य का ध्यान आंखें बंद करके करें और गायत्री मंत्र के साथ ये प्रार्थना जोड़ें मन में, हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि दें, हमें सद्मार्ग पर चलाएं, सत्कर्मों में हमारे जीवन का नियोजन करें, सद्ज्ञान दें। इन भावों को लेकर गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र परमात्मा से सुरक्षा की प्रार्थना कामना करते हैं। आइए इस मंत्र के साथ अपने भाव जोड़ें। हे प्रभु, हमारे जीवन की अकाल मौत से, साथ बीमारियों से रक्षा करना और जीवन के लक्ष्यों को पूरा करते हुए हमें मुक्ति प्रदान करना। इन भावों को लेकर महामृत्युंजय मंत्र सुरक्षा का मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए बड़े श्रद्धा के साथ गुरु वंदना। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो गायत्री परिवार से जुड़ जाते हैं। ऐसी महान सत्ता जो इस धरती पर अवतरित हुई है और दुनिया को बचाने का जिनका लक्ष्य है, तो आइए ऐसी महासत्ता का ध्यान करें और उनके आशीर्वाद की कामना और प्रार्थना करें। उनके संरक्षण का भाव लाएं, उनका संरक्षण हमें प्राप्त हो रहा है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, जैसा कि मनोज भाई अभी कह रहे थे, बात सही है। व्यक्ति पूरी जिंदगी जी लेता है पर उससे अपने शरीर के बारे में दुनिया की जानकारी रहती है, उसको अनुभव भी पूरा हो जाता है। जिंदगी जीता तो बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, पर उसको अपनी शरीर रचना, ये जिस समस्या से वो जूझता है उस समस्या के बारे में उसको जानकारी कभी नहीं होती है, होती नहीं है। और यदि होती भी है तो आधा अधूरा ज्ञान रहता है, सुना सुना ज्ञान रहता है, ऑथेंटिक नहीं रहता है, साइंटिफिक नहीं होता है। और वही प्रचलन आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो ज्ञान ट्रांसफर होता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव की हम ये कृपा मानते हैं कि इस माध्यम से चलिए इसको भले कम लोग देखते हैं पर बाद में लोग देख लेते हैं, समस्या वालों तक आप पहुंचा दें इसको तो उसका बड़ा भला होगा, घबराएगा नहीं। तो आज का जो मेडिकल साइंस है उसका फोकस है पैसा कमाना। दो चीजों में जहां भी पैसा घुस जाता है भाइयों बहनों, वो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। इस समय पैसा प्राइम लेवल पर हो चुका है, मुख्य उद्देश्य हो गया व्यक्ति का पैसा पैसा पैसा, और इसी पैसे में दुनिया समाप्त होने वाली है। पैसा घुस गया चिकित्सा में, जो सेवा का क्षेत्र था। तो भाइयों बहनों, वहां लक्ष्य रहता है कि पेशेंट से जितना हम खींच सकते हैं खींच लें। बड़ी स्थिति विकट है जब लोगों के दर्द सुनते हैं। बीमारी तो रहती रहती है और फिर वो पैसे से भी खाली हो जाता है। जितना उसके पास में बेचारा मुश्किल से पैसा जोड़ता है और वो 2-4 दिन में खाली हो जाता है। अभी हमारे एक रिलेटिव्स हैं, उनकी घटना अभी तुरंत की है। खाली उनकी माताजी ने शादी ब्याह में कुछ भोजन कर लिया, फूड पॉइजनिंग हो गया। रात उनसे हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में वो निवास करते हैं, 2 से 3 दिन में 2 लाख रुपए उनके खर्च हो गए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी फूड पॉइजनिंग।
और एक रिलेटिव्स है, उनकी जब बात करते हैं कोरोना वायरस आया तो 50 लाख रुपए उनसे मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव ने खींच लिए। बहुत ही दुख होता है भाइयों बहनों, और उनका सब बिक गया, गाड़ी घोड़े जमीन जायदाद सब बिक गई। बहुत दयनीय स्थिति है भाइयों बहनों। दूसरा, पैसा घुस गया एजुकेशन में, और वहां पर भी बड़ा कंपटीशन हो गया। तीसरा, पैसा घुस गया होटल लाइन में, और वहां उद्देश्य रहता है कि आदमी खूब खाए। ऐसे ऐसे मैकडोनाल्ड जैसी कंपनी की यदि बात करते तो उन्होंने ऐसे ऐसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। अब अजीमोदो जो साल्ट है उसको डालते हैं तो व्यक्ति के अंदर ये जैसे कि अनसेचुरेशन क्रिएट हो जाता है, खूब खाता है वो, पता ही नहीं पड़ता है। बहुत स्थिति खराब है। तो आइए मूल पर आते हैं। आज का विषय बड़ा आम है और आम होने वाला है। यदि यही लाइफ स्टाइल रही तो व्यक्ति बहुत, तो वैसे ही बहुत पीड़ित है आज के समय में। आज का हमारा विषय है गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्ताशय की जो पथरी होती है। 2-3 जगह पथरी बनती है, किडनी में बनती है, यूरेथ्रा में बनती है, यानी आपकी जो किडनी है वहां बनती है, और जो आपका मूत्राशय वहां बनती है, और अधिकतम बनती है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। बड़ी समस्या है। और जब भी एलोपैथी में कहीं जाते हैं तो एक ही उपाय बताते हैं, काटिए काटिए काटिए। उंगली में कोई समस्या हो गई है, यदि उसका वो निदान नहीं कर पाते तो काट दो। एक पेशेंट आए थे हमारे पास बहुत पहले, जिनको डायबिटीज थी, और उनको पैर के अंगूठे में उनको कोई घाव हो गया। डायबिटीज में घाव ठीक होता भी नहीं। अब लंबे समय तक वो ठीक नहीं होता, उन्होंने अंगूठा काट दिया। उसके बाद वो घाव आगे बढ़ गया, फिर उन्होंने पैर काट दिया, उसके बाद घाव आगे बढ़ गया, उसका घुटना काट दिया, और जब वो आए थे तो जंघा कट गई थी उनकी, जंघा तक की उन्होंने पैर निकाल दिया था। फिर पता लगा, हम पंचगव्य चिकित्सा के बारे में जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो देवयोग से किसी ने बताया, फिर उसको उन्होंने यदि लिया तो उनका जो कटने वाला काम है वहीं रुक गया, और डायबिटीज उनकी कंट्रोल में नियंत्रित होगी। तो भाइयों बहनों, इन चिकित्सा पद्धतियों को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। और यदि हम एलोपैथी पर ही पूरे डिपेंड हो गए तो हमारे इस मानव समाज का स्वास्थ्य के मामले में भविष्य बहुत खतरे में है। इसको आप नोट कर लीजिए। अपने बच्चों की चिंता करिए, अपने रिश्तेदारों की चिंता करिए, अपने स्वयं की चिंता करिए, अपने परिवार समाज की चिंता करिए, राष्ट्र की चिंता करिए, राष्ट्र की चिंता करिए। तो आइए, गॉल ब्लैडर स्टोन आम समस्या है, और एलोपैथी में एक ही इलाज है, लंबे समय तक दवाई देते हैं, कंट्रोल होता नहीं, और गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, काट देते हैं, खट से निकाल देते हैं तुरंत। 1-आध महीना देखते हैं और वो नियंत्रित तो होता ही नहीं है, दवाइयों से दर्द बंद हो जाता है। जब वो परेशान होते हैं तो कट, उस अंग को निकाल देते हैं। परमात्मा ने यदि कोई चीजें लगाई हैं तो वो उपयोगी तो होंगी। ऐसा तो नहीं है कि उस निकल जाएगा तो जो शरीर प्रॉपर काम करता है वो करेगा, नहीं करेगा। तो आइए समझिए ये क्या है गॉल ब्लैडर। आपको समझना चाहिए, हमारे शरीर में एक सबसे बड़ा ऑर्गन है लीवर। बहुत सारे उसके काम है। मुख्य काम है उसका पित्त बनाना। ये जो पित्त बनता है ये हमारे शरीर में पाचन के उसमें काम आता है। और किसका पाचन? जो भी आप फैट खाते हैं, तेलीय पदार्थ खाते हैं, भले वो आपके तेल में हो, आपके ड्राई फ्रूट्स में हो, जहां भी फैट जो है, जब वो आप लेते हैं, मान लो काजू बादाम खाया, मूंगफली खाई, तेल खाया, घी खाया, बटर खाया, मक्खन, कुछ भी खाया आपने, तो उसका जो फैट पोर्शन है उसके पचाने में इस पित्त का सबसे बड़ा रोल है। यदि ये ना हो शरीर में तो आपका फैट पचे नहीं, आप जीवन नहीं जी सकते, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो क्या होता है, लीवर पित्त बनाता रहता है। अब हमें अब जब आपने एकदम तुरंत फैट लिया तो जो स्टोर है वो एक तरीके से टैंक समझ लो, आप एक टैंक समझ लो कि हमारे बॉडी में एक टैंक है। जब लीवर उसको बनाता है पित्त को, तो उसमें वो भरता रहता है, उसको वो उसमें स्टोर होता है। और कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है, आप जो है नाशपाती समझ लो। नाशपाती आज मार्केट में अभी तो नहीं आ रही, अभी थोड़ी गर्मियों में आई थी, हरे रंग की होती है, जस्ट लाइक बस नाशपाती जैसी उसकी आकृति होती है।
जैसे वो डंठल से नाशपाती लटका दो ना आप, इसी प्रकार वो डंठल से लीवर से जुड़ा रहता है। डंठल से उसका अटैचमेंट रहता है, वो नली जैसी रहती है, और नीचे का जो टैंक है वो नाशपाती जैसा होता है, आकृति उसकी ऐसी होती है। साइज भी उतना ही बड़ा होता है लगभग, जो है नाशपाती साइज एंड शेप्ड बिल्कुल पियर शेप्ड होता है, ये नाशपाती जैसा होता है, थैली होती है खाली, और ये लीवर के नीचे होता है। लीवर की लोकेशन क्या है? जो पसलियां होती हैं, जो कैरीज है आपका, भगवान ने जहां भी महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं उनको बड़ी अच्छी जगह प्रोटेक्ट किया है। तो ये जो कैरीज है, इसके अंदर में आपके लंग्स और हार्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो आपका जो खोपड़ी की हड्डियां हैं, इसमें आपका ब्रेन है, और जो आपके बैकबोन की हड्डी है, बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, इसमें आपकी जो है नर्वस सिस्टम की जो नलियां हैं वो हैं। तो बस जैसे ये कैरिज खत्म होता है, इसको हिंदी में पसलियां बोलते हैं, पसली का जो राइट पोर्शन से ये, तो लीवर का पतला हिस्सा इधर होता है, मोटा हिस्सा इधर होता है। इस बार इसके नीचे आगे लीवर होता है, पीछे गॉल ब्लैडर होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे चमड़ी हटा के, तो यहाँ लीवर मिलेगा ग्रे कलर का, और इसके अंदर जो है मिलेगा आपको, उसके पीछे लीवर के पीछे मिलेगा गॉल ब्लैडर। ये लोकेशन है राइट हैंड की, ये लोकेशन, तो ये लोकेशन गॉल ब्लैडर की। पित्त बढ़ता रहता है उसमें, ये उसका काम है। और जब आप भोजन करते हैं, और वो भोजन आपका आमा से थैली होती है जिसमें भोजन गिरता है, उसके बाद में उस आमाशय से छोटी आंत जुड़ी रहती है। तो जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बस वो वहां गॉल ब्लैडर में जो है ना, एक नली से तो लीवर भरता है, दूसरी वाली जो जुड़ती है वो उसमें जुड़ जाती है, छोटी आंत में, ड्यूडेनम में जो है, तो वहां वो जुड़ती है नली, जिससे गॉल ब्लैडर से एक में इनटेक होता है, एक में आउटलेट होता है। तो जो नली है ऐसे आके ऐसे निकलती है और उसमें जुड़ जाती है छोटी आंत में, और वहां वो पित्त को भेजती रहती है। भेजने का काम कैसे होता है? इसमें क्या कंट्रैक्शंस होता है, जैसे आपके लंग्स जो है ना रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ये गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें से फ्लश होता है, जो आपका पित्त है वो उसमें चला जाता है। तो ये इसका फंक्शन है, ये इसकी लोकेशंस है, ये इसकी साइज शेप है। अब सम प्रॉब्लम क्या होती है? वो थैली भरी रहती है, स्टोर टैंक के भरा रहता है, फुल रहता है। अब इसमें जो पित्त में जो चीजें रहती हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बिलीरुबिन भी होता है, दो लिक्विड रहते हैं। बिलीरुबिन क्या है? ये जो आपके आरबीसी हैं, ये लीवर में जाके ब्रेक होते हैं और बिलीरुबिन बनता है, जो आपकी लेट्रिन का जो कलर होता है ना, पीला होना, ये होना, ये इसी का काम रहता है। और कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके फैट को कंट्रोल रखता है, वो अलग विषय है। खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो विषय अलग है। अभी मोटा मोटा समझिए, कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन ये भी इसमें मिक्स रहते हैं। अब क्या होता है, ये जब ज्यादा हो जाते हैं आपके इसमें बाइल में, तो ये बाइल आपका गाढ़ा होने लगता है। दो कारण है। अब आगे चलते हैं यात्रा को, कारण में बाद में आएंगे, तो वो विषय इधर उधर हो जाएगा। तो अभी अब ये तो हमने आपको इसकी बता दी, शेप बता दिया, लोकेशन बता दी। अब चलते हैं इसके लक्षण। अब यदि ये आपको बीमारी है तो आप इसको पहचानेंगे कैसे, अब उसकी बात करते हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो चीजें हम बता रहे हैं, यदि ये चीज आपके जीवन में हो रही है तो समझ लो कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है आपको। तो अब एक तो इसका मुख्य लक्षण है, इसमें दर्द होता है, बहुत तेज अचानक दर्द होता है, और दर्द होता है और वो नॉन स्टॉप होता है, रुकता नहीं है भाइयों बहनों, कंटिन्यूअस दर्द होता है और तेज होता है, और सीधे हाथ की तरफ से उठता है। ये जहां इसकी लोकेशन से यहाँ उठेगा, मोस्टली दर्द यहीं रहेगा, सीधे हाथ की तरफ, पसलियों के नीचे। कभी कभी ये सेंटर में भी होता है, और दर्द जो है ना, ये मूव करेगा यदि पीछे की तरफ तो ऐसे जाएगा, और यहां से कंधे को चला जाएगा। दूसरी पहचान ये। तीसरा, ये दर्द ऊपर को जाता है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं होता है दर्द। जैसे कोई चीज यहाँ दर्द हुआ तो नीचे को जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ ऐसे नहीं होता है, ये ऊपर की तरफ को बढ़ता है। ये उसकी पहचान है। और ये दर्द होना आपको जब आप भोजन करते हैं उसके बाद होता है, क्योंकि फैट है ना, फैट गया, डिजोल्व हो नहीं रहा है वो, तो और रात्रि में होता है दर्द।
इसकी एक पहचान ये भी कि रात्रि के 11-12 बजे के बाद ये दर्द होता है और तेज होता है, और वोमिटिंग भी हो जाती है, इसमें नौसिया हो जाता है जब ये दर्द होता है। हल्का बुखार भी हो जाता है आपको जब ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है। और आपका जो पेशाब है उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर जो है जैसे चाय का कलर होता है ना, बिना दूध वाली जो चाय होती है, ऐसा कुछ चाय का कलर जैसा हो। तो अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, अलग अलग आपकी नेचर के अनुसार आएंगे, वो एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। किसी को लेट्रिन का कलर बदल जाता है, किसी को यूरिन का कलर बदल जाता है, किसी को रात में तेज दर्द होता है, किसी को सेंटर में होता है, किसी को साइड में होता है, किसी को बैक में होता है, किसी को कंधे में होता है। भूख कम हो जाती है और दर्द कभी भी वोमिटिंग होने के बाद, जैसे आपका खाने पीने का गैस का दर्द है ना, तो उल्टी होती है, दर्द कम हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको वोमिटिंग हो जाए फिर भी दर्द कम नहीं होगा आपका। तो समझिए वाला दर्द आपका गॉल ब्लैडर स्टोन का है। और जब क्या होता है, कभी जब इसकी एक समस्या है, उसको अभी आप कॉजेज में बताएंगे। जब ये आपका गॉल ब्लैडर स्टोन, जब इसमें कॉमन डक्ट में इसकी एक नली है, उसको बताएंगे, उसमें जब फंस जाता है तो बड़ा गॉल ब्लैडर फूल जाता है। फिर तो स्थिति ऐसी बनती है कि इधर इधर भी आप हो, और राइट साइड में बॉडी को यदि बैंड करेंगे तो तेज दर्द होगा आपको। जब ये स्टोन फंस जाता है तो जब आप इधर भी किधर भी शरीर को मोड़ेंगे, खासकर राइट साइड में बैंड करेंगे, बहुत तेज दर्द होगा, क्योंकि गॉल ब्लैडर फूल गया आपका। तो भाइयों बहनों, ये जो लक्षण आपके शरीर में दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है। आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बन गए हैं। स्टोन का मतलब पत्थर, पत्थर, और इसको सिंपल भाषा में पथरी बोलते हैं। पत्थर या पथरी एक ही बात है। तो ये बन जाते हैं आपको जो है। तो ये मुख्य और जब ये दर्द लंबे समय रहता है और आपने ध्यान नहीं दिया, तो राइट साइड में गांठ भी उभर आती, गांठ बन जाती है, गांठ उभर आती है बॉडी में। ये भी इसके एक सिम्टम्स है। भाइयों बहनों, ये तो हमने आपको लक्षण बताए जिनके माध्यम से आप इस बीमारी को पहचानेंगे। अब इसके कारण पर आते हैं, भाई ये बनते क्यों, पत्थर बने क्यों शरीर में, इस हमारे पित्ताशय में। तो मूल तो यही है। अब इसके तो पहले वो टेक्निकल उसमें टर्मिनोलॉजी में बात समझ लें। इसमें क्या होता है, आपका जो बॉइल है वो गाढ़ा हो जाए, दो मुख्य कारण है। पहले आपको मेडिकल साइंस में बताते हैं, फिर जनरल बताएंगे। गाढ़ा हो जाता है आपका ये जो पित्त है, गाढ़ा हो जाए, एक कारण तो ये है। अब गाढ़ा क्यों होता है कि इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन ये दोनों ज्यादा हो जाते हैं। एक निश्चित मात्रा में एक अनुपात है। आप ब्लड का एक कंपोजिशन से जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो जब वो कंपोजिशन इधर उधर हो जाता है तो बीमारी होती है। अब आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना चाहिए, और उसमें जितने भी हैं आरबीसी हैं, आपके डब्ल्यूबीसी हैं, सब मेंटेन है तो आप स्वस्थ हैं, और इधर उधर होते हैं तो आप बीमार हैं। तो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, ये यदि मेंटेन है इनका अनुपात, तो आपका पित्त ठीक है। और जब ये बढ़ जाते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है, और जब ये गाढ़ा होता है तो ये स्टोन बनते हैं। फिर क्या होता है, जो जैसे आपने कभी देखा हो, जो शुगर फैक्ट्री है जहाँ चीनी बनती है, शक्कर बनती है, वहां आप देखना कि गन्ने का रस जो होता है उसको गाढ़ा करके और उसको टैंक में भर देते हैं, स्टोरेज टैंक होते हैं, और उसमें एक एजिटेटर चलता है ऐसे। और जब वो एजिटेटर चलता है तो उसमें वो कण बनते हैं, जो आपकी शक्कर जो आप खाते हैं ना, चीनी, उसके कण बनते हैं। वो जो चाशनी जैसी भरी रहती है उसमें एजिटेटर चलता रहता है। इसी प्रकार से आपके गॉल ब्लैडर में जो वो भरा हुआ है बॉइल, जब उसमें कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो गाढ़े हो जाता है, क्लम्स बन जाती है। और क्लम्स क्या होता है, धीरे धीरे जो सैंड पार्टिकल है, जो आपकी जो रेती होती है, बालू रेती, ऐसे वो सैंड वो क्लम्स जो है सैंड पार्टिकल में बदल जाते हैं, जिसको स्लज बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में। बस यहां से आपको फिर वो जो स्लज जो है वो पार्टिकल बड़े होते चले जाते हैं, बड़े पत्थर बन जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं पत्थर में। ये एक मेन समस्या है इसकी, कोलेस्ट्रॉल बिलिरुबिन के कारण, है ना। फिर वो चाहे साइज क्या होती है,
साइज जो बालू रेत के कण है वहां से लेके, यानी आलपिन की नोक से ले लो आप, आलपिन की नोक होती है ना, कितनी बारीक होती है, इतने बारीक बारीक से लेकर अब जो गोल्फ खेलने की जो बॉल होती है, इतना बड़ा भी पत्थर बन जाता है पूरा गॉल ब्लैडर में। और वो पत्थर एक भी हो सकता है, और वो मोर देन वन, एक से अधिक भी हो जाते हैं। किसी को एक ही रहता है, किसी को 10-20 इतने भी हो जाते हैं, संख्या बढ़ जाती है उसकी। कभी आपको देखना कि फोटो गॉल ब्लैडर का हो तो इसको फाड़ेंगे तो पत्थर ही पत्थर निकलेंगे, उसमें थैली फटेगी, पत्थर ही पत्थर दिखेंगे आपको। तो ये इसका एक तो थिकनेस ऑफ बॉयल। दूसरा क्या होता है, जो आपकी जो गॉल ब्लैडर की जो कॉन्ट्रैक्ट होने की जो वो है कंडीशंस, वो कमजोर हो जाती है, पुअर हो जाती है। जब उसमें कंस्ट्रक्शन होता है, यानी जब वो सिकुड़ता है तो वो बाइल बाहर होता है। तो ये क्या होता है कि हमारे उसमें ऐसा है कि वो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसका, जब वो सिकुड़ता है तो जो पूरा बाइल बाहर फेंक जाना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो, सिकुड़े, तो वो उसकी कंडीशन कमजोर पड़ जाती है। अब वो हमारी जो लाइफ जो आगे बात करेंगे, जब वो कमजोर पड़ जाती है तो वो मान लो आधा सिकुड़ा तो आधा बॉइल इसी में रह जाता है, खाली नहीं होता। तो बस ये समस्या वहां से भी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर वो बॉइल गाढ़ा होगा, फिर वो कभी प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। यदि वो पूरा खाली हो जाएगा तो नया बॉइल उसमें भर जाएगा, वो निकल गया, बस ये क्रम चलता रहता है। तो ये राइट प्रोसेस है। और जब वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो बॉइल पूरा निकलेगा नहीं, और जो बचेगा वो धीरे धीरे गाढ़ा होगा, और फिर ये समस्या बनेगी। तो भाइयों बहनों, दो मुख्य कारण हैं आपके ये, जो मेडिकल की जो टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो हमने आपको बताई है। आपका पित्त गाढ़ा हो जाए और आपका वो जो गॉल ब्लैडर है वो सिकुड़े नहीं। तो ये मेन कॉज हैं जिसके कारण ये स्टोन आपके अंदर उस गॉल ब्लैडर में बनते हैं। बाकी तो फूड हैबिट वगैरह वो तो हम बात करेंगे ही। तो ये हमने आपको टेक्निकल बात समझाई। अब जो है और कारण क्या है इसके, जो जनरल हैं, जिनको आप, ये तो अंदर की बात है। अब ये होता कैसे कैसे, देखो साहब, इसके कुछ चीजें हैं जिनको ये ध्यान रखना आप। ये क्या, अब ये किन किन को होता है और कैसे होता है ये भी समझ लें आप। महिलाओं को ज्यादा होता है ये रोग, ये समझ लो आप। ऐसा आंकड़ा है कि यदि आप देखें तो कि 100 लोगों को ये है तो कम से कम 2 मतलब ये लगा लीजिए कि आप 50-60% बहनों को रहेगा तो 30-40% ही भाइयों को होगा। यानी भाइयों को कम होता है, बहनों को ज्यादा होता है। इसके बाद में जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, 35 के 40 के बाद ज्यादा होता है, समझे ना, 35-40 के बाद ज्यादा होता है। जो मोटे लोग हैं, ओवर वेट है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनको भी ज्यादा होता है। और जो निष्क्रिय हैं, जिनकी लाइफ जो अभी अब तो आराम चाह पसंद आदमी है, हर आदमी जो पैसा कमा रहा है उसके पीछे क्या उद्देश्य है, आराम, इजी गोइंग लाइफ स्टाइल, उनको ज्यादा होता है, समझ लो आप। ये समस्या उनको ज्यादा होती है। मेन कारण बता रहे हैं आपको, जो फैटी फूड बहुत ले रहे हैं। अब तो दुनिया में भरमार है, शादियों में जा रहा है आदमी और भयंकर खा पी रहा है। तो जो फैटी फूड लेते हैं, कचौरी, समोसे, जिनमें भी तेल पदार्थ उनके साथ जुड़ जाता है, फैट जुड़ जाता है, खूब तेल घी मक्खन खाते हैं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल होती है। ये कारण आपका जनरल कारण में आ गए हम। जो फैटी फूड खाते हैं बहुत ज्यादा, उनको ये समस्या बहुत होती है। जिनके भोजन में फाइबर नहीं है, जो फाइबरलेस फूड लेते हैं, उनको समस्या ज्यादा होती है, ये समझ लीजिए। जिनके भोजन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ये समस्या उनको भी ज्यादा होती है, ये समझ लीजिए। जो डायबिटिक हैं, ये समस्या उनको भी ज्यादा होती है। और बहुत से भाई बहन जो मोटे होते हैं और बहुत जल्दी से अपना वजन घटाने का प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार का कुछ सिस्टम अपनाते हैं जिससे उनका सडन वेट लॉस होता है, ये समस्या उनको भी होती है, ये समझ लीजिए आप। और जिनके लीवर में कोई बीमारियां चल रही हैं तो उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप हो सकते हैं, ये भी इसका एक कारण है।
और जो है हार्मोन थेरेपी, यदि जो आपको हार्मोन से संबंधित कोई बीमारी है और उनका आप मेडिकेशन दवाइयां ले रहे हैं, थायराइड है, इधर उधर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो यदि वो आप दवाइयां लेते हैं तो उनको भी गॉल ब्लैडर के स्टोन डेवलप होने की संभावना रहती है। ये भी इसका एक कारण है। जिनके ब्लड में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, खासकर लुकेमिया की जो समस्या है, उनको भी ये बीमारी होने की समस्या रहती है। और जिनकी फैमिली की हिस्ट्री में गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होगा या हो सकता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम रही है तो आपको भी होने की संभावना पूरी है, आज नहीं तो कल हो सकता है। तो भाइयों बहनों, ये कुछ हमने आपको मेन कारण, इसके जो है जनरल कारण आपको बताए। अब इसमें एक जो एक व्याख्या है इसमें बड़ी याद करने के लिए, इसमें 6F ABCD का F होता है ना, तो आपको एक वैसे भी जनरल उसमें याद होगा कि भाई किसको ज्यादा हो सकता है। फीमेल पहला F, महिलाओं को अधिक होता है। 40 यानी 40 ईयर, 40 के बाद उम्र, उनको ज्यादा होता है। दूसरा F। तीसरा F फर्टिलिटी, फर्टाइल फीमेल, जो बहनें प्रेगनेंसी का जो उम्र रहती है उनको, जो फर्टाइल प्रेग्नेंट महीनों को ज्यादा होता है। तो ये तीसरा F हो गया। चौथा F फैटी फीमेल्स, मोटापा, फैटी बॉडी, तो जो ये चौथा F हो गया। अब फेयर कलर, पहले थी आज तो नहीं है, पर पहले डॉक्टर यही कहते थे कि ये जो गोरे लोग होते हैं उनको ज्यादा होता है। पहले ये समस्या आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका में थी, ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में नहीं थी ये समस्या। गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या बहुत पहले की बात करें तो अमेरिकन को ज्यादा होती। तो फेयर कलर मतलब यूरोप की, अमेरिका की ये समस्या थी, भारत में कम थी। फैमिली हिस्ट्री, तो ये आपके 6F हमने आपको बताए। F ABCD वाला F, पहला है फीमेल, दूसरा आपका 40 इयर्स उम्र से संबंधित है, तीसरा F आपका फर्टिलिटी से है, चौथा F आपका फैटी बॉडी से है, पांचवा F आपका फेयर कलर से है, और छठा F आपका फैमिली हिस्ट्री से है। तो ये हमने कुछ याद करने के लिए एक सूत्र दे दिया कि भाई ये 6F हैं, यदि ये आपके जी हैं तो इनको समस्या ज्यादा होगी। अब हमारा मूल विषय पर आते हैं, जिसको हम बड़े अच्छे से, जिसको जोड़ना चाहते हैं लोग, हम बिना दवाओं के, नो आयुर्वेद, नो होम्योपैथ, नो एलोपैथ, जो आप घर पे करें और आपके घर के साधनों से करें, घरेलू चिकित्सा। नेचुरोपैथी क्या है? घरेलू चिकित्सा है, परमात्मा की चिकित्सा है, सरल चिकित्सा है, ठीक है ना। प्रकृति माँ प्रकृति की चिकित्सा है, तो इसके अपनाएं आप, बहुत सरल। तो आइए आते हैं उस अगले विषय पर। अब इसके उपचार में आप क्या करेंगे? एनीमा, हमारा जो नींव है नेचुरोपैथी के, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं आप, तो बिना कॉलम खोदे, बिना नींव भरे कोई मकान नहीं बनता है। तो जब भी आप नेचुरोपैथी की बात करेंगे तो फर्स्ट नींव जो है आपकी, जो है आपका बेस ट्रीटमेंट जो है वो है एनीमा। अब इसमें थोड़ा बदलते रहते हैं बीमारियों में, हम किसमें क्या लेना है। अब इसका जो एनीमा है, पहले भली गर्म पानी का ले लो, पर बाद में ठंडे पानी का जो एनीमा है इसमें बहुत लाभ देता है। ठंडे पानी का एनीमा, ये ध्यान देने वाली बात है। हम एनीमा में अलग अलग दौड़ते हैं, कभी किसी में नीम की बात करते हैं, किसी में तेज गर्म पानी की बात करते हैं, तो ध्यान देना। किसी में ज्वारे के रस की बात करते हैं, किसी में पालक के रस की बात करते हैं, किसी में नींबू की बात करते हैं। अब इसका जो एनीमा है वो ठंडे पानी का यदि आप एनीमा लेते हैं, जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो क्या होगा, जो आपका जो गॉल ब्लैडर में जो आपको सिकुड़ने वाली समस्या है, कॉन्ट्रैक्शन वाली जो समस्या है, वो इस ठंडे पानी के एनीमा से दूर हो जाएगी और आपका जो गॉल ब्लैडर ना फ्लश करेगा। हो सकता है कि जब आप इस ट्रीटमेंट में जाते हैं तो आपको दर्द, चूंकि वो स्टोन निकलने का प्रयत्न करेगा तो दर्द होगा, थोड़ा उसको सहन करना है, वो फ्लश हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो आपका ठंडे पानी का एनीमा लेंगे आप तो रेगुलर,
तो ये समस्या में आपको इसके निराकरण में आपको हेल्प मिलेगी और ये समस्या दूर होगी। और लेने का तरीका वही है, गर्म ठंडा आपको करना है, शेक, खासकर जो आपका ये लीवर वाला पोर्शंस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो आपके पूरे पे गर्म ठंडा सेक करें पहले आप, उसके बाद एनिमा लें ठंडे पानी का, रेगुलर लें, इस समस्या में आपको निजात मिलेगी। दूसरा ट्रीटमेंट, ये तो एनिमा से पहले गर्म ठंडे का सेक तो लेते ही हैं और तब एनिमा लेते हैं, ठंडे पानी का लेंगे तो ठीक। दूसरा ट्रीटमेंट इसका है लीवर का गर्म ठंडा सेक। ये वाला जो हिस्सा है हमने पहले ही बताया था, 2 प्रकार के बर्तन ले लो, उसमें पानी भर लो, तेज गरम और तेज ठंडा। तेज ठंडा, तेज गरम जो आपकी चमड़ी सहन कर ले इतना गर्म पानी, और इतना ठंडा पानी तेज ठंडा जो आपकी चमड़ी ठंडी सहन कर ले। 2 कपड़े ले लो, एक कपड़े में तेज गरम में डाला और यहाँ सिकाई करी इसकी, और फिर इसको गरम कपड़े को उसी बर्तन में डाल दिया, फिर ठंडा कपड़ा लिया तेज ठंडे वाला, फिर सिकाई करी। गरम जब करते हैं तो उसमें समय देर लगती, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए इसको 3:1 का रेशियो माना जाता है कि 3 गुना गर्म करें और 1 गुना ठंडा करें, ठंडा जल्दी होता है, ठीक है ना। तो उसको जैसे 3 मिनट आपने गर्म किया तो 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा। तो इसका जो अनुपात है 3:1 का है, 3 और 1 का अनुपात है। जनरल आप खुद करके भी देखेंगे तो गर्म देर से होता है, ठंडा जल्दी होता है। तो तेज गरम से आपने गरम किया, फिर आपने ठंडा किया, ठंडे वाले को फिर पट्टी डाल दी, फिर गरम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो पानी जो है ना, वो गरम वाला पानी ठंडा होना शुरू होगा और ठंडे वाला पानी गर्म होना शुरू होगा, क्योंकि वो पट्टी गर्म होकर जाएगी और ये पट्टी आपकी ठंडी होकर जाएगी। पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखो, पानी बना के रखो, उतना पास में टेम्परेचर मेंटेन रखो, तेज गर्म कर लो, आप इससे निकाल दो, फिर नया डाल लो थोड़ा पानी। तो ये क्रम आप करें, तेज गरम ठंडे का सेक करिए आप। इससे क्या होगा, जो आपका वो जो कोलेस्ट्रॉल और आपका बिलीरुबिन और आपका वो जो सिकुड़ने की समस्याओं में, इसमें आपको ये जो ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा। और इसको करने के बाद में आप फॉल लपेट कर लीजिए, सूती और ऊनी। जब भी हम फॉल लपेट की बात करते हैं तो हम 2 की बात करते हैं, कॉटन वाली और वूलन वाली। वो हमने बता भी दी, वो एक किट हमारा तैयार भी हो जाएगा, फिर वो अभी बना के भेज दिया करें। वैसे तो हमारे जो जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया आप सब सीख भी चुके हैं, तो पहले हमने ट्रीटमेंट बताए भी थे सिंपल वे में, तो आप उसके ऊपर फॉल लपेट कर लीजिए। अब ये जो समय आपका, ये 1.5-2 घंटे तक उसको बांध के रखिए आप। तो इसको दिन में 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं आप, पर आप खाली पेट करना ये जब ट्रीटमेंट करो आप। तो ये इस रोग की ये समझ लीजिए कि प्रधान चिकित्सा है, लीवर के हिस्से का गर्म ठंडा सेक, और इसी वाले पोर्शंस पे, नीचे नहीं बांधना है, जिसमें आपका लीवर कवर हो जाए, पसलियों का ये वाला पोर्शन, इस पर फॉल लपेट कर लीजिए आप, और दिन में 2 बार करिए, तो ये समस्या का ये निजात आपको मिलेगी। तीसरा ट्रीटमेंट, सन बात करिए। अब आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाले ट्रीटमेंट्स, ये तो मुख्य बात होगी। सन बात करिए आप प्रतिदिन, या स्टीम बात ले लीजिए, मतलब सुबह का समय नहीं कर पाए तो स्टीम बात ले लीजिए, और या फिर फुट बात ले लीजिए, गर्म पैर स्नान। स्टीम बात यानी वाष्प स्नान, और सन बात यानी धूप स्नान। तीनों में से कोई सा भी स्नान समय सुविधा अनुसार आप लीजिए, उसके बाद नहा लीजिए या स्पंज कर लीजिए आपका जो है। ये भी इसका एक ट्रीटमेंट है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है। और हफ्ते में या 15 दिन में, ये तो थोड़े थोड़े समय का लीजिए। जब रेगुलर लेते हैं आप तो धूप स्नान, स्टीम बाथ और फूड बाथ, ये थोड़े थोड़े समय का आप लीजिए। जैसे मान लीजिए धूप स्नान किया तो बॉडी में पसीना आ गया कुछ समय में, तो काम चल गया। 5-7 मिनट का आपने भाप स्नान ले लिया तो पसीना निकल गया, या 10-12 या 10-15 मिनट का आपने वो फूड बाथ ले लिया तो पसीना आ गया। अब ये तो आपका एक रेगुलर ट्रीटमेंट हो गया। अब फिर क्या करिए, हफ्ते में 15 दिन में लंबा लीजिए, खूब पसीना निकालिए, या तो स्टीम बाथ लंबा लीजिए, अच्छा पसीना बाहर हो जाए जब तक आप सहन करें। लेने के तरीके हमने बता रखा है। और फुल बॉडी पैक, पूरे शरीर का चादर लपेट जो ट्रीटमेंट करते हैं, उससे या तो ये कर लीजिए या उससे खूब पसीना निकालिए बॉडी का जो है। अंदर गर्म बोतल भी रख लो
और अच्छा कंबल, 2-3 कंबल लगा लो। लेने का तरीका हमने बता रखा है, ये ले लीजिए आप। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, ये जरूरी है, वो तो स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया, इसके साथ में चलना चाहिए। ये आपने हो गया, ये हमने यहाँ। अब क्या होता है, एक समस्या, दर्द जब उठ रहा है तब कौन से ट्रीटमेंट लेंगे? जब आपको तेज दर्द होता है तो उसके नियंत्रण के लिए तुरंत आप गर्म पानी का एनेमा लीजिए, तुरंत गर्म पानी का तेज गर्म हो, गर्म पानी का आपने एनीमा लिया, फिर वही गर्म ठंडा सेक, तुरंत तेज गर्म ठंडा सेक लीवर के इस पोर्शन पर करीब ज्यादा दर्द हो रहा है, और फॉल लपेट कर दीजिए। फॉल लपेट जो है ठंडे पानी की पट्टी, मतलब जो अंत में जो ठंडा, समझिए जैसे आपको तेज दर्द है, गर्म पानी का एनीमा फर्स्ट तुरंत लीजिए आप, गर्म पानी के एनीमे के बाद में तीव्र गर्म ठंडा करिए, और अंत में ठंडे पे रोकते हैं तो तीव्र ठंडा की पट्टी रखिए उस पर। तो जब भी आपको तेज दर्द होता है तो ठंडे की पट्टी तुरंत काम करती है। तो गर्म ठंडा सेक करने के बाद में लास्ट में आपको स्टॉप करना है तो ठंडे से करना है, वो तेज ठंडा रहेगा, और उसको 8-10 मिनट कर लीजिए, और इसके बाद में फॉल लपेट कर दीजिए आप उस पेशेंट को। तो इसमें तुरंत आपको रिलैक्स मिलेगा, जो दर्द है उसमें तुरंत फायदा होगा। अब एक इसमें मालिश भी काम करती है। जब आप लीवर की मालिश करते हैं तो लीवर के पीछे आपका गॉल स्टोन है, उसको भी इफेक्ट आता है, और उस मालिश से रक्त संचार होता है शरीर के अंदर, और जो स्टोन के फंस गए हैं तो वो नीचे वापस बैठ जाते हैं। जब दर्द होता है तो वो उसकी गर्दन में फंस जाते हैं, और ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं। जब इसमें कभी बुखार आता है, अच्छा कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो समझ लो आप। क्या क्या होता है, जब आपका स्टोन जो है ना गॉल ब्लैडर की गर्दन में फंस जाता है, हमने बताया नाशपाती जैसा होता है, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो जब वो स्टोन उसमें फंस जाता है तब इसमें एक विशेष प्रकार का दर्द होता है जिसको एलोपैथिक में बोलते हैं कोलेस्टिटिस जो प्रॉब्लम इसको नाम दिया है। टिस का मतलब होता है दर्द, तो जो है ना एक अंग्रेजी वर्ड है कोलेस्टिस, एक वर्ड है, तो उसमें ये इसको एलोपैथी में ये नाम दिया गया है। तो ये दर्द होता है और बुखार आता है, तो समझ लो कि वो स्टोन आपका उसकी गॉल ब्लैडर की गर्दन में फंस गया है। अब दूसरे प्रकार का कॉम्प्लिकेशंस आता है, इसमें क्या होता है, जो इसकी जो नली है उसमें वो फंस जाता है, पत्थर स्टोन जो है उसमें फंस गया, इसमें होता है पीलिया। जब ये उसमें फंसेगा तो पीलिया की समस्या आपको हो जाती है, बुखार भी, तेज भी दर्द होगा और पीलिया हो जाएगा। अब कभी कभी ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, वो स्टोन क्या होता है, ये जो पेनक्रियाज है जिससे आपका पेनक्रियाटिक जूस आपका छोटी आंत में जो मिलता है, तो इधर से बॉयल मिलता है, पित्त मिलता है, उधर से पेनक्रियाटिक जूस मिलता है जो आपकी कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो कभी कभी वो स्टोन उसमें फंस जाता है, तो बड़ी दिक्कत है साहब। तो जब उसमें फंस जाता है तो भी एक समस्या खड़ी हो जाती है, आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन रुक जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन ये होता है। और जब ये लंबे समय तक रहता है तो एक कॉम्प्लिकेशन में कैंसर भी हो जाता है, तो ये रेयर है, ये जनरल नहीं है। तो 4 प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो इसमें आपको तुरंत उपचार भी लेना चाहिए, और डॉक्टर हो सकता है एलोपैथी के पास भी आप जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो तुरंत रिलीफ के लिए एलोपैथी लेने में हाई हर्जाना नहीं है, पर कटवाना नहीं। जब डॉक्टर कटवाने की बात करे तो वो काम नहीं कराना। मान लो तेज दर्द हो तो आपको पेन किलर भी लेना पड़ सकता है जब असहनीय हो जाता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, शरीर से लड़ना नहीं है भाइयों बहनों, ध्यान रखो। हर अच्छी चीज को, अब एलोपैथी की बुराई थोड़ी करते हैं, एलोपैथी में तुरंत रोकने के लिए तो बहुत अच्छे इलाज है, और लेना ही चाहिए उसको, पर उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो ये हमने आपको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट बताए, इनको आप करेंगे तो आपको जब दर्द नहीं है तब की कंडीशन भी बताई, जब दर्द है तब भी बताया। अब आते हैं भोजन के बारे में तो भाइयों बहनों एक जैसी बातें, आज नहीं तो इंसान तब तक स्वस्थ नहीं होगा, तब तक बीमारियों को झेलता रहेगा। और ये एलोपैथी के उपचार भी तभी काम करते हैं जब आप, एक हिस्सा इसका सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ट्रीटमेंट है, दूसरा फूड है आपका। एक तरफ आप जैसे हेड एंड टेल होते हैं ना, तो एक तरफ भोजन है, एक तरफ उपचार है।
तो जब तक उपचार काम नहीं करते तब तक आप भोजन नहीं बदलते। होने में जो कारण बताए हमने उनको दूर करो आप। ये जो आप फास्ट फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, फैटी फूड का मतलब ये जो आप तल के भून के जो खाते हैं, तल के जो खाते हैं, पूरियां खाते हैं आप, कचौरियां खाते हैं, समोसे खाते हैं, जिनको भी तलते हैं, भजिए खाते हैं, खूब फैटी फूड लेते हैं। तो इसको रोको, नहीं रोकोगे तो ये समस्या है तो बढ़ जाएगी और नहीं है तो आ जाएगी। तो भाइयों बहनों, भोजन को बदलिए आप। कम हाई कैलोरी फूड जो ले रहे हैं आप उसको रोकिए। तो हमने जो एक पीडीएस चार्ट जो दिया है, शुरू में दे रखा है, वो सबके पास होगा, उसको फॉलो करिए आप, उसमें सब चीज आती है। तो इसमें खूब फ्रूट्स लीजिए, खूब वेजिटेबल लीजिए, आप सूप लीजिए, जूस लीजिए, खूब सलाद खाइए। समय वगैरह हमने बता रखा है कब क्या लेना है, फल कब खाना है, सलाद कब खाना है, सब्जी के जूस कब लेना है, फल के जूस कब लेना है, ये सब हमने उसमें बता रखा है और पहले भी बताते रहे हैं। तो आप बिल्कुल प्राकृतिक, देखो बहुत से क्या कहते हैं, सब भोजन तुम प्राकृतिक क्या करते हैं, क्या खाते साहब, सब दाल रोटी सब्जी खाते हैं। भाइयों बहनों, इसमें डिफरेंस बिटवीन सात्विक फूड एंड नेचुरल फूड्स, तो आप इसमें अंतर करिए। आप ये जो आप ले रहे हैं सात्विक फूड है, ये मतलब अच्छा है कि आपके विचार आहार ठीक रहेगा। ये प्राकृतिक फूड नहीं है। ये प्राकृतिक फूड ये है जिसमें आप कोई परिवर्तन ना करें। माँ प्रकृति ने जैसा दिया वैसा लें आप। जैसे फल खाते हैं आप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, इसलिए माँ प्रकृति ने सब्जियां दी हैं, उसको आप वैसी की वैसी लीजिए, उसी फॉर्म में उसका जूस निकाल के लीजिए। नो हीट ट्रीटमेंट, कोई भी गर्मी वाला उपचार यदि आप कर लेते हैं तो माँ प्रकृति के जो उसमें कंपोजिशंस हैं, जो उसने अनुपात भरा है, वो बदल जाता है, बस वो प्राकृतिक नहीं रहता है। जैसे आपने चीजों को सेका, उबाला, तला, आपका वो भोजन प्रकृति की श्रेणी से चला गया, सात्विक में चला गया। चीजों का आपने उबाल कर सेक कर खाया, पर यदि वो प्राकृतिक भोजन तो वो होता है जो सीधा रेडी टू ईट, माँ प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा आप खाएं। अब आपको अनाज खाना है तो आप उसको अंकुरित करके खाइए, फल खाते हैं तो कच्चे खाते हैं, सब्जी खाना है तो उसको सलाद बनाकर खाइए, जूस निकाल कर पीजिए। ये नेचुरल डाइट है आपकी। तो प्रकृति वाला भोजन यदि आप लेते हैं सीधा, तो आपको ये समस्याएं कोई समस्या नहीं होती। हम तो कहते हैं अनुपात भी रखो भैया, पक्का ही पक्का खाना। अरे भाई, होना तो 80-20 होना चाहिए, 80% कच्चा और 20% पक्का। चलो 50-50 कर लो, 50 आप कच्चा खा लो, 50 आप पक्का खा लो, तो भी बात बन जाएगी, बीमार नहीं पड़ोगे। और हम तो कह रहे भाई 30-70 कर लो, चलो तो भी बात बन जाएगी। 30 कच्चा खा लो, 70 पक्का खा लो। अब तो 100% पक्का, और पक्का भी वो डीप फ्राइड, तला हुआ। 4 प्रकार के भोजन हमने बता रखे हैं, बचना है आपको। तो ये वाला, ये तो हमारा जनरल बात है। अब कुछ स्पेशल इसमें जो है, सेव फल ध्यान रखना, एप्पल, सेव फल बहुत लाभदायक है। जिनको गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है, सेव फल का जूस पिए, उनको लाभ मिलेगा। एक सेव फल रोज खाएं। और एक कहावत भी है सेव फल के बारे में, एन एप्पल ए डे, है ना, कीप द डॉक्टर्स अवे। जो आदमी एक सेव फल खाता है तो वह डॉक्टर से दूर रहता है। वो सेव फल बड़ा अच्छा फल है और लंबे समय तक रखा भी रहता है, खराब भी नहीं होता जल्दी। तो आप सेव फल का सेवन करिए और सेव फल खाइए। अब दूसरा फल है नाशपाती। क्योंकि नेचुरोपैथी ये कहती है कि जो शरीर का अंग माँ प्रकृति में जिस प्रकार का फल या सब्जी बनी हुई है, अब जैसे आप किडनी की प्रॉब्लम है तो काजू को देख लो आप, तो वो काजू जैसी है, लाभ देंगे। आप डायबिटीज है तो पेनक्रियास से संबंधित प्रॉब्लम है तो पेनक्रियास देख लो, करेले जैसा है तो करेला सेवन करिए। पेट की समस्या है तो पेट कैसा, लौकी जैसा है तो लौकी का सेवन करिए। तो ये जो आपका गॉल ब्लैडर ये कैसा, नाशपाती जैसा है, तो नाशपाती ज्यादा खाइए आप, आपको लाभ मिलेगा। सेव फल खाइए, नाशपाती खाइए ज्यादा। और इसके बाद में जो नींबू पानी है, नींबू पानी का सेवन खूब करो तो फ्लश होगा।
आपका कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन ये मेंटेन होगा। आपका जो समस्या बनी है, आपको जो गाढ़े हो गए, इनकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई है, तो नींबू बहुत रामबाण है इसमें। बार नींबू, 1 गिलास पानी लो, 1 नींबू निचोड़ो, पी जाओ। दिन में जब भी सेवन करो, नींबू पानी का सेवन करो। 4 5 6 बार, 3 4 5 नींबू आपके शरीर में चले, दिक्कत नहीं है। जिनको प्रॉब्लम से समस्या, आपको हटना शुरू हो जाएगी। वो जो स्टोन है टूटना शुरू हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। और नींबू के साथ में जो सिट्रस ग्रुप है, पूरा सिट्रस फैमिली, नींबू वर्गीय जो पूरा कुल है, उसमें क्या है, आपका संतरा है, मौसम्बी है, किन्नू है, माल्टा है, चकोतरा है। ये सब चीजें आजकल मार्केट में मिल जाती हैं। माल्टा मिलता है, किन्नू मिलता है, चकोतरा मिलता है, बड़े बड़े फल मिलते हैं, खूब जूस होता है। इसका सेवन खूब करिए, इसमें आपको लाभ मिलेगा। ये आपका जो कंपोजिशन गड़बड़ा गया है वो लेवल में आ जाएगा। और इसके बाद में आप जो है, स्ट्रॉबेरी फायदा करती है, पाइनएप्पल फायदा करता है। इन फलों को आप बढ़ाइए। अब बात आती है सब्जियों की, तो सब्जियों में ब्रोकोलाई, आजकल जो गोभी कुल की फैमिली है, इसकी खेती थोड़ी बढ़वाई अपने क्षेत्र में। गोभी में अभी तक मार्केट में जो आप लेते हैं तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, पर इनसे सबसे ज्यादा गोभी कुल में जो 4 प्रकार की गोभी मार्केट में आती हैं। एक तो आती है ब्रोकोलाई, और एक आती है फूल गोभी। फूल गोभी, पत्ता गोभी से आप परिचित हैं, 2 गोभी से परिचित नहीं है। एक ब्रोकोलाई होती है और एक गांठ गोभी होती है। तो गांठ गोभी तो इतनी ज्यादा उपयोग में नहीं है चिकित्सा में, पर ब्रोकोलाई जो है, ये हरा फूल होता है, गोभी बिल्कुल फूल दिखता है। ये बड़ी उपयोगी, बहुत बीमारी में काम आती है ब्रोकोलाई। इसके जो अंदर जो तत्व है ना, बहुत उपयोगी हैं, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। तो ब्रोकोलाई की सब्जी आप ज्यादा लीजिए, सलाद में लीजिए, ब्रोकोलाई को सब्जी खाइए, तो ये लाभ देगी आपको। इसमें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्तेदार सब्जियां हैं, हमने चौलाई का जिक्र किया था, अब इसको ग्रो करवाइए किसानों से। चौलाई बहुत लाभदायक है। चौलाई है, बथुआ है, पालक है, धनिया है, मेथी है, इन सब का खूब उपयोग करिए। सलाद में उपयोग करिए, सलाद बना के बारीक बारीक चॉप करिए, नींबू डाल के खाइए, है ना। मूली बहुत फायदेमंद है इसमें। मूली का सेवन सलाद में खूब करिए, नींबू डाल के, घिस के, से जो हार्ड चीज है ना, उसको घिस के सलाद में उपयोग करिए। तो मूली का खूब सेवन करिए, मूली का इसमें बड़ा लाभ है। तो मूली खाइए, टमाटर खाइए, आपका ब्रोकोलाई लीजिए, और पत्तेदार सब्जियों में पालक है, मेथी है, धनिया है, ये लीजिए। और इसके बाद में कुछ इसके थोड़े से और वो बता देते हैं लोकल, जो घर पे, जैसे पुदीने का ये जो थोड़ा पुदीना लीजिए, पुदीना 1-2 चम्मच पुदीना, और उसको जो है 1 कप पानी में उबाल लो, और उसका सेवन करो आप दिन में 2-3 बार। 1-2 चम्मच पुदीने की पत्ती ले लो और 1 कप पानी ले लो, बॉईल कर लो। तो इस पुदीने के पानी का बहुत लाभ मिलता है इसमें, इसको आप ले लीजिए। और इसमें नींबू का तो हमने बता ही दिया कि नींबू का सेवन करें। और इसमें चुकंदर है, खीरा है और गाजर है, इनके रस का मिला के सेवन करके इस जूस को बनाकर पीजिए खाली पेट आप, दिन में 2-3 बार। यानी पुदीने के पत्तियों को 1 कप पानी में बॉईल करके, और उसमें शहद मिला लो आप, और इसका सेवन करो दिन में 2-3 बार, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। और नींबू ले लो और पानी में मिला के दिन में 3-4 बार, 3-4 नींबू ले लो, 1 गिलास में 1 निचोड़ो, पियो इसको। और इसमें आप जो है चुकंदर, खीरा, गाजर, इसके रस को मिला के पियो आप, फायदा मिलेगा आपको। तो लगता है कि लगभग सारी बातें हो गई। अवॉइड करने की वाली बात तो बता ही दी आप, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें बार बार बताने वाली बात नहीं है। तो हार्मफुल चीजें हैं। समय पूरा हो गया है, बात भी हमने लगभग पूरी कर दी है। समय को देखते हुए आज की बात समाप्त। मनोज भाई। हाँ भाई साहब। जी भैया। हाँ जी, जो परिजन विषय संबंधित अपनी समस्या पूछना चाहे तो कृपया इसी बीमारी से संबंधित अपने प्रश्न पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। जी भाई साहब, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए आज का हमारा सेशन यहीं पर विराम करते हैं। अगले शुक्रवार किसी नई समस्या को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे।
इसकी लिंक आपको YouTube पर अपलोड होने के बाद मिल जाएगी। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और ये जो कार्यक्रम हमारा प्रति शुक्रवार चल रहा है, इसमें हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ। इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। जो मैसेज आता है वो कृपया करके आप अपने चित परिचित लोगों तक, अपने इष्ट मित्रों तक और आपके जितने भी पर्सनल ग्रुप बने हुए हैं, उन सभी ग्रुपों में पहुँचाने का कष्ट करें। पहले जो उपस्थिति होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, 150-200 लोग इसमें जुड़ते थे। लेकिन अभी उपस्थिति धीरे-धीरे कम है, तो आप सबसे निवेदन है कि इसमें कहीं न कहीं हमारा प्रयास जो है वो सही नहीं है। सब लोग प्रयास करेंगे तो चूँकि निस्वार्थ भाव से आदरणीय भाई साहब बड़ी स्टडी इसके लिए करते हैं और बहुत बारीकी से और एकदम व्यावहारिक पक्ष हर बीमारियों का हमारे बीच रखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये सामान्य ये जो चीज़ हम यहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कहीं आपको दूसरी जगह यूट्यूब पर और अन्य कहीं नहीं मिलेगी। तो आप सबसे निवेदन है कि इस विधा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में आप भी सहभागी बने, हमारे साथ जुड़े। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। आदरणीय भाई साहब। आइए, दोनों हाथ जोड़ें, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें। परमात्मा से प्रार्थना करें उनकी दुनिया आनंद में रहे, शांति रहे, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। जितने समय इस धरती पर हम जीवन जीते हैं, आनंद के लिए जीवन धारण करते हैं। ये हमारा जीवन कष्टों में जाए तो बड़ा दुख का विषय है, किसी प्रकार का कष्ट हो। तो आइए प्रयत्न तो करें, पर प्रभु से प्रार्थना भी करें कि सबके जीवन में आनंद और सबका जीवन अच्छे से व्यतीत हो, आनंद के साथ व्यतीत हो। ये जो मानव जीवन मिला है और लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा के उसमें गमन करे, मानव जीवन जिस लक्ष्य के लिए मिलता है उसकी तरफ हम जाएं, ऐसी कामना भावना के साथ में शांति प्रार्थना करेंगे। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परमवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।